एनकाउंटर मामले में अमन साहू समेत 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। एटीएस ने 38 राउंड की थी फायरिंग। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के अनहारी डोड़ा में हुए एनकाउंटर मामले में एटीएस के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने अमन साहू सहित 7 अज्ञात लोगों पर चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मालूम हो कि एटीएस की टीम अमन साहू को रायपुर जेल से 10 मार्च की रात रांची के लिए लेकर निकली थी। अमन साहू को 12 मार्च को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना था। एटीएस के जवान 3 गाड़ी पे सवार होकर रांची जा रहे थे, जिसमें अधिकारी के साथ 14 जवान शामिल थे। एटीएस की टीम जैसे ही चैनपुर थाना क्षेत्र के अनहारी डोड़ा के पास पहुंची, 6 से 7 अज्ञात लोगों ने एटीएस की स्कॉर्पियो गाड़ी पर बम फेंका और फायरिंग की। हमलावर हथियार छीनने के साथ साथ एटीएस के अधिकारियों और जवानों को मारना चाहते थे। इस बीच अमन साहू ने मौके का फायदा उठाते हुए एटीएस के जवान के इंसास राइफल लूटकर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में एटीएस ने अमन साहू को मार गिराया। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इंसास और अन्य हथियार से 38 राउंड फायरिंग की। चैनपुर थाना प्रभारी श्री राम शर्मा ने बताया कि एटीएस की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्वी सिंहभूम में जमीन खरीद बिक्री का म्यूटेशन करना बना चुनौती। 1226 आवेदन बीते 3 माह से लंबित। पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में रहती जमीन की खरीद बिक्री का म्यूटेशन करवाना आज भी चुनौती है। ऑनलाइन म्यूटेशन में पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो 12 अंचल में 1226 आवेदन पिछले 3 माह से लंबित पड़े हुए हैं। हालांकि 30 दिन की समय सीमा के अंदर म्यूटेशन नहीं करा पाने के नाम पर आवेदन में दस्तावेज पूरा नहीं होने और अन्य त्रुटियां बताकर 1069 आवेदन ऑनलाइन रद्द करने की कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा लंबित मामला जमशेदपुर अंचल का है। इसी अंचल में सबसे ज्यादा म्यूटेशन का ऑनलाइन आवेदन भी रद्द किया गया है। दूसरी ओर ऑनलाइन सिस्टम के म्यूटेशन में पारदर्शिता तो आई, लेकिन कागज कंप्लीट करने के नाम पर 30 दिन की जो समय सीमा दी जा रही थी, उस दौरान कार्यालय में कर्मचारी से लेकर आसपास घूम रहे दलाल वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन कंप्लीट करने के नाम पर आवेदन को ओके करवाने के नाम पर भी वसूली की जा रही है। दलाल से लेकर अंचल के संचालक सिंडिकेट से जुड़े लोगों तक पहुंच रही है। अगर राशि मिलने में देरी या किंतु परंतु होती है तो पेपर अधूरा बताकर आवेदन रद्द होने की बात सिंडिकेट में आवेदन करने वाले के पास पहुंचा देते हैं। यह सब कुछ रूटीन की तरह संचालन हो रहा है। गैंगस्टर अमन साहू का इन उग्रवादी संगठनों से भी था संपर्क। लेवी लेने के लिए कई बड़ी घटनाओं को दिया अंजाम। गैंगस्टर अमन साहू ने अपने अपराध का दायरा बढ़ाने के लिए झारखंड के उग्रवादी संगठन टीएसपीसी, पीएलएफआई, जेजेएमपी और आपराधिक गिरोह झांगुर ग्रुप से अपना संपर्क बढ़ाया। उसने लेवी लेने के लिए उग्रवादियों के सहयोग से कुछ घटनाओं को अंजाम दिलवाया। इसमें तेतरियाखाड़ कोलवरी में आगजनी और फायरिंग की घटना प्रमुख थी। उसने गिरोह का दायरा बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य के अपराधियों से भी संपर्क किया। अमन साहू हथियार मंगवाने के लिए दूसरे राज्य के अपराधियों से भी सहयोग लेता था। अमन साहू हमलावर कारोबार के माध्यम से पैसे का लेन देन करता था और उसने गिरोह द्वारा वसूले गए पैसे को जमीन के कारोबार से लेकर होटल के कारोबार में निवेश किया है। गढ़वा में हेमंत सोरेन की ये सौगात नहीं देने पर ससुराल वालों ने बेरहमी से मार डाला। झारखंड की महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, लेकिन यह योजना एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुई। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर गाँव निवासी खुर्शीद अंसारी की पत्नी सबीना बीवी की हत्या उसके ससुराल वालों ने कर दी। पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। सबीना बीवी के खाते में सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना के 7,500 रुपए भेजे गए थे। सोमवार को उस राशि को निकालकर सबीना जब घर लौटी तो उसके पति खुर्शीद अंसारी, सास रोजनी बीबी और दादी सास नजमा बीबी उससे पैसे मांगने लगे। सकीना ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो तीनों उस पर जबरन दबाव बनाने लगे। इस पर सकीना ने 500 रुपए अपने पति को दिए। इस पर वे नहीं माने और पूरे पैसे देने की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने पर विवाद बढ़ गया। सोमवार की शाम के करीब 7 बजे उन तीनों ने सकीना की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए घर के बाहर बांस के बीच फंदे में लटका दिया। जानकारी मिलने पर बेटी ने ससुराल पहुंचे सकीना के पति मोहम्मद अंसारी को रंका थाने में इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस प्रशासन ने न्याय की गुहार लगाई है। इस पर रंका थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति खुर्शीद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।
चिनाब नदी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर तैयार। अब सुरंग में कर सकेंगे 96 किलोमीटर की यात्रा। कश्मीर अब रेल नेटवर्क से जुड़ रहा है। इसके लिए जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बिछाई गई 119 किलोमीटर की रेल लाइन में 96 किलोमीटर की यात्रा सुरंग के अंदर होगी। इस परियोजना में कुल 38 सुरंगें हैं। सबसे लंबी सुरंग सुबर अरपिंजला है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। चिनाब नदी का बना दूसरा सबसे ऊंचा पुल भी बनकर तैयार हो गया है। इसका ट्रायल रन भी पूरा हो गया है। इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन अधिकतम 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। अब तक रेलवे की सेवा जम्मू से कटरा तक और संगलदान से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक जाती थी, लेकिन कटरा से संगलदाग तक रेलवे लाइन नहीं जुड़ने से श्रीनगर के बीच सीधी रेल सेवा नहीं थी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए लंबी दूरी सड़क मार्ग तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं समय की भी बचत होगी। पतरातू पावर प्लांट से होने लगा बिजली का उत्पादन। कब से मिलने लगेगी 800 मेगावाट की बिजली। रामगढ़ के पतरातू सुपर थर्मल पावर से इस माह के अंत तक 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। इसकी पहली यूनिट मंगलवार को दिन के 9:14 में सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ दिया गया है। पहले दिन के ट्रायल में 100 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन हो रहा था। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि 31 मार्च तक 800 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होने लगेगा। यह सारी बिजली JBVNL को मिलेगी। झारखंड में अदानी पावर के बाद 800 मेगावाट की एक यूनिट का यह दूसरा पावर प्लांट है। गोड्डा स्थित अदानी पावर प्लांट में 800 मेगावाट में 2 यूनिट है। कुल 1600 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। वहीं पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट में पहले फेज में 800 मेगावाट के 3 यूनिट बनाए गए हैं। पहली यूनिट 31 मार्च तक तथा शेष 2 यूनिट इस वर्ष के अंत तक उत्पादन करने लगेगी। पतरातू में कुल 4000 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बनाया जाना है, जिसके प्रथम चरण में 2400 मेगावाट का उत्पादन इसी वर्ष होने लगेगा। शेष 1600 मेगावाट के लिए यूनिट निर्माण की प्रक्रिया अगले वर्ष से शुरू हो जाएगी। 3 यूनिट में 80% बिजली यानी कि 1960 मेगावाट झारखंड को मिलने लगेगी। तब राज्य बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। झारखंड में धीरे धीरे चढ़ेगा पारा, सताएगी गर्मी। होली में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, हालांकि सुबह और शाम में बादल छाए रह सकते हैं। होली पर आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और शाम को बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों तक वृद्धि होने के संकेत दिए हैं। होली पर भी आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। झारखंड में सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा का रहा। यहाँ का तापमान मंगलवार को 38.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। वहीं सबसे कम तापमान गढ़वा में 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा 24 घंटे में 1 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा 24 घंटे में 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। स्टॉक में 90 मिलियन टन कोयला, फिर भी डिस्पैच में क्यों पीछे है कोल इंडिया के सातों सहायक कंपनियां। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के स्टॉक में करीब 90.56 मिलियन टन कोयला है। बावजूद इसके कंपनियां अपने लक्ष्य के मुताबिक कोयला डिस्पैच नहीं कर पा रही है। आलम यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोल इंडिया की सातों सहायक कंपनियां अपने डिस्पैच लक्ष्य से पीछे रह गईं। दीगर यह है कि कोल इंडिया अपने उत्पादन जितना भी कोयला डिस्पैच नहीं कर सकी। इस कारण स्टॉक में करीब 21.21 मिलियन टन कोयले की बढ़ोतरी हुई। कोल इंडिया के आंकड़ों पर गौर करें तो चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यानी 29 फरवरी को कोल इंडिया व सहायक कंपनियों में कुल 69.35 मिलियन टन कोयले का स्टॉक था, जो वर्तमान में यानी 28 फरवरी को बढ़कर 90.56 मिलियन टन हो गया है। सर्वाधिक 11.28 मिलियन टन कोयले का स्टॉक कोल इंडिया की सहायक कंपनी MCL में बढ़ा है।
BCCL में 1.72 मिलियन टन, ACL में 2.12 मिलियन टन और CCL में करीब 2.15 मिलियन टन कोयले के स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है। कोयला डिस्पैच की बात करें तो चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से फरवरी माह तक कोल इंडिया का डिस्पैच लक्ष्य 762.14 मिलियन टन निर्धारित था, जिसके मुताबिक कोल इंडिया कंपनी अब तक 694.5 मिलियन टन डिस्पैच कर सकी है, जो लक्ष्य का 91.07% है। यानी कोल इंडिया ने अपने लक्ष्य से करीब 58.9 मिलियन टन कम कोयला डिस्पैच किया है। कोल इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से फरवरी माह तक कंपनी ने 695.27 मिलियन टन कोयले का उत्पादन सुनिश्चित किया है, जिसके मुकाबले कोल इंडिया में कुल 694.5 मिलियन टन कोयला डिस्पैच किया गया है। यानी कोल इंडिया अपने उत्पादन से करीब 1.22 मिलियन टन कम कोयला डिस्पैच कर सकी है। जमशेदपुर में मौसम के तेवर तल्ख, इसी हफ्ते पारा होगा 41 डिग्री, होली में झुलसाएगी गर्मी। झारखंड के जमशेदपुर में मौसम के तेवर तल्ख हो गए हैं। दिन और रात में तापमान सामान्य से अधिक है, लेकिन इसमें और अधिक वृद्धि होने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 मार्च से अधिकतम तापमान में अभी की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा, यानी कि शहर का अधिकतम तापमान बढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि होली वाले दिन यानी कि 14 और 15 मार्च को शहर का तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 16 मार्च को भले तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार है, लेकिन इस दिन थोड़ी देर के लिए आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम के तेवर न सिर्फ उस दिन तल्ख होंगे, बल्कि रात में भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च के रात का तापमान भी बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की आशंका है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। हवा में आर्द्रता की अधिक मात्रा 56%, जबकि न्यूनतम 27% दर्ज की गई। गिरिडीह में रंगदारी वसूली करने की तैयारी कर रहा था अमन साहू, अब हार्डकोर अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू उर्फ अमन साहू दो बार गिरिडीह जेल में बंद रहा। जब वह गिरिडीह की केंद्रीय कारा में बंद था तो जेल के अंदर और जेल के बाहर के अपराधियों के संपर्क बनाकर अपने गैंग का विस्तार करने लगा था। पहली बार उसे 13 अप्रैल 2022 को गिरिडीह जेल में लाया गया था। उस दौरान उसने जेल के ही कुछ अपराधियों से मिलकर जेलर की हत्या की साजिश रच डाली थी। इसी उद्देश्य से उसने जेलर प्रमोद कुमार पर हमला भी करवाया था, लेकिन प्रमोद कुमार बाल बाल बच गए थे। गिरिडीह के उद्योग क्षेत्र में वह दहशत फैलाकर रंगदारी वसूली की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। एक ओर जेल अधिकारियों को धमकी देकर लोगों को दहशत फैला रहा था, तो दूसरी ओर जेल से बाहर आपराधिक वारदात को अंजाम देकर लोगों में भय का माहौल कायम कर रहा था। कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर देने वाला अमन साहू मारा गया, लेकिन अब भी इस गिरोह के कई सदस्य जेल के बाहर हैं। इसमें से कई हार्डकोर अपराधी हैं जो अमन साहू की जगह लेना चाहते हैं। अमन का करीबी मयंक भी सरगना बनने की फिराक में है। गिरोह के हार्डकोर सदस्य को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। जेल सुपरिटेंडेंट हिमानी प्रिया और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी अमन साहू ने दी थी। वह जेल मैनुअल से इतर सुविधाएं चाहता था। वर्ष 2022 में भी जेल सुपरिटेंडेंट अनिमेश चौधरी और जेलर प्रमोद कुमार को न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी थी, बल्कि जेल सुपरिटेंडेंट अनिमेश चौधरी को 2 करोड़ की रंगदारी की मांग भी की थी। जेल में अपना दबदबा कायम रखने के लिए उसने जेलर पर हमला करवाया था। इसके बाद उसे अन्य जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कॉमेडी में अश्लीलता को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। भारत आज हंसना चाहता है, तनाव भरे जीवन में खिलखिलाना चाहता है। यह कारण है कि आज बड़े बड़े कलाकार भी कॉमेडी कर रहे हैं। पब्लिक को भी कॉमेडी चाहिए। हम तो लोगों से यह अपील करेंगे कि वे खुद हंसे और दूसरों को भी हंसाए। यह कहना है स्टैंड अप कॉमेडियन VIP विजय ईश्वर लाल पवार का। उन्होंने कहा कि जीवन में तनाव मुक्त और स्वस्थ रहना है तो कॉमेडी सुने। डॉक्टर भी खूब कॉमेडी सुनते हैं। हम खुद के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी कला दी कि हम लोगों को हंसाने के काम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉमेडी शो के डबल मीनिंग होते हैं, परंतु टीवी पर अश्लीलता नहीं आनी चाहिए।
अगर आ भी रही है तो आपके पास टीवी का रिमोट है। ऐसे में लोगों से यही अपील है कि अश्लीलता को बढ़ावा ना देते हुए चैनल को बदल दें। आज के युवा को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उन पर पाबंदी लगाने की बजाय उनको समझाने व जागरूक बनाने की जरूरत है। एक दिन ऐसा आएगा कि वे खुद समझदार हो जाएंगे। वीआईपी ने कहा कि धनबाद की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में धनबाद का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए धनबाद का नाम बदलकर धन लाभ कर देना चाहिए। हील कॉलोनी हनुमान मंदिर के युवकों ने मचाया उत्पात, एक हिरासत में। धनबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत हील कॉलोनी स्थित धर्मपुर हनुमान मंदिर में मंगलवार की शाम लाठी डंडे से लैस युवकों ने श्रद्धालुओं पर अचानक हमला कर दिया। इस घटना में मंदिर में पूजा कर रहे दूखाहाड़ी समेत कई श्रद्धालु को चोटें आई है। घटना के वक्त मंदिर में संध्या आरती चल रही थी। मंगलवार होने के कारण भी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इसी बीच 20 से 25 की संख्या में युवक मंदिर में पहुंचे और अचानक पूजा कर रहे श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। इस दौरान आसपास के लोग भी जुट गए और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। इस बीच किसी ने इसकी जानकारी धनबाद थाने की पुलिस को दी। सूचना पर दल बल के साथ धनबाद थाने प्रभारी आर्यन ठाकुर मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख हमला करने वाले युवक भागने लगे। हालांकि पुलिस ने एक को धर दबोचा है। पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई है। पुलिस उससे घटना में शामिल अन्य युवकों के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार युवकों के दो गुट के बीच पूर्व में विवाद की बात सामने आ रही है। उसी को लेकर एक गुट के युवकों ने मंदिर में घटना को अंजाम दिया है। इस होली 5 करोड़ का होगा मिठाई कारोबार, मिलावट से रहे सावधान। होली में मिठाई की खूब डिमांड रहती है। जिले में अनुमानित 5 करोड़ से अधिक का मिठाई का कारोबार होगा। डिमांड अधिक रहने से मिलावट का धंधा भी खूब चलता है। सिंथेटिक खोवा, प्रतिबंध रंग व एसेंस का खूब उपयोग होता है। बंगाल, कानपुर, बनारस, राजस्थान व दिल्ली से सिंथेटिक खोवा मंगाए जाने की सूचना है। स्थानीय स्तर पर भी दूध व यूरिया को मिलाकर खोवा तैयार किया जा रहा है। बसूरिया, मधुपुर, जामताड़ा से छेना की खेप आ रही है। मिठाई में आमतौर पर नकली मावा, मैदा व आटे का मिलावट किया जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ओपीडी में लाउड स्पीकर से नाम पुकार कर दी जाएगी डॉक्टर पर्ची। एसएनएमएमसीएच के ओपीडी में अब रजिस्ट्रेशन के लिए मरीजन व उसके परिजनों को काउंटर पर बेवजह कतार पर खड़ा नहीं होना होगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तैनात कर्मी द्वारा मरीज का नाम पुकार कर डॉक्टर पर्ची दी जाएगी। मंगलवार से अस्पताल में नई व्यवस्था लागू कर दी गई। अधीक्षक डॉक्टर दिनेश कुमार गिंदौरिया ने इसका उद्घाटन किया। ओपीडी के काउंटर में लाउड स्पीकर लगाए गए। बता दें कि एसएनएमएमसीएच में आभा सॉफ्टवेयर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा उपलब्ध है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए निबंधित कराने वाले का नाम पुकार कर काउंटर से डॉक्टर पर्ची प्रदान की जाएगी। अब सॉफ्टवेयर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले को डॉक्टर की पर्ची के लिए कतार में खड़ा नहीं होना होगा। मौके पर अस्पताल के वरीय प्रबंधक डॉक्टर चंद्रशेखर सुमन मौजूद थे। डॉक्टर दिनेश कुमार गिंदौरिया ने मंगलवार को अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में मरीजों से जुड़ी सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के साथ समय पर दवाएं समेत अन्य आवश्यक सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इमरजेंसी व गायनी विभाग में 3 शिफ्ट में होमगार्ड की नियुक्ति का निर्देश दिया है। जेल में मोबाइल बरामदगी मामले में 5 पर प्राथमिकी। छापेमारी के दौरान जेल में मोबाइल बरामद होने के मामले में मंगलवार को मजिस्ट्रेट दीपक कुमार दुबे की शिकायत पर धनबाद थाना में गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी गॉडविन समेत 5 अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोमवार की रात उपायुक्त के निर्देश पर धनबाद जेल में सर्च अभियान चलाया गया था। इस दौरान पुलिस ने बंटी व गॉडविन के बैरक से 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सूत्रों के अनुसार बरामद मोबाइल के जरिए बंटी व गॉडविन बाहर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाते थे। पुलिस धनबाद जेल से बरामद मोबाइल की हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट की शिकायत पर इमरान अंसारी, अफजल अंसारी व मोजबिन हुसैन व हीरा ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन पर जेल में सर्च अभियान के दौरान बंटी व गॉडविन के बैरक से मोबाइल छुपाने का प्रयास करने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार बंटी और गॉडविन मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद इन्हें सुरक्षित रखने के लिए दे देते थे। जेल में मोबाइल की सुरक्षा की जिम्मेवारी इन्हीं तीनों की थी।
त्योहार में हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। होली, रमजान व ईद के दौरान हुड़दंगियों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने मंगलवार को पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल किया। इसका नेतृत्व डीएसपी सुमित कुमार ने किया। इस दौरान उपद्रव व समाज विरोधी नारेबाजी कर रहे लोगों को नियंत्रित करने का पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्वाभ्यास में पत्थरबाजी कर रहे लोगों को पहले माइकिंग कर समझाया गया। जब उग्रवादी नहीं माने तो लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़कर तितर बितर करने का प्रयास किया गया। डीएसपी ने दंगा नियंत्रण के लिए आवश्यक सत्रों के उपयोग की जानकारी दी और इसके इस्तेमाल का अभ्यास कराया। एसएसपी एचपी जनार्दनन ने कहा कि रमजान, होली और ईद के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी थाना क्षेत्र में निरंतर सख्ती का निर्देश जारी कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले स्थान, बाजार, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में सादे लिबास में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने गृह विभाग के साथ की बैठक। अमन साहू एनकाउंटर मामले पर मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली और ईद की विधि व्यवस्था और अमन साहू एनकाउंटर मामले पर गृह विभाग के साथ बुधवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने इन दोनों त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने एनकाउंटर मामले में भी रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी ने सीएम को बताया कि सभी जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिया गया है। अमन साहू एनकाउंटर मामले में डीजीपी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी गई है। बैठक के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सोशल मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा कि होली, ईद, सरहुल और रामनवमी पर मुख्यमंत्री द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने का निर्देश मिला है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। अमन साहू एनकाउंटर मामले में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है। एटीएस को जांच करने के लिए भेजा गया है। जब पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम लोग बता पाएंगे। मंगलवार को गैंगस्टर अमन साहू को एटीएस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उन्हें रायपुर से रांची पूछताछ के लिए लाया जा रहा था। उसी वक्त उन्होंने वाहन में सवार हवलदार का राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।